नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक शानदार ज़बरदस्त होगे। और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज से हम रेगुलर क्लासेस चालू करने जा रहे हैं 2023 में आने वाली CGL HSL CPO और SSC की प्रत्येक वैकेंसी, जिसमें आपको GS और स्टैटिक जीके देखने को मिलती है। ये क्लासेस हम स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए ला रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी रही होगी कि इस साल 2023 और 2022 में जो परीक्षाएं हुई हैं CGL की, CPO की और CHSL की, इसमें 1/4 जो आपका पार्ट था वो GS और स्टैटिक जीके का रहा था आपका, जिसमें से 25 क्वेश्चन में से आपसे लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट स्टैटिक जीके से पूछे रहे थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से और 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछ रहा था करंट अफेयर्स से लेकर। और अगर आपका स्टैटिक जीके की तैयारी काफ़ी अच्छी रही होगी तो आप 15 से लगभग 18 क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की दौड़ में हमेशा आगे रखने के लिए काम में आते हैं। अब से जो हमारी रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं उनमें जो आपको क्रम देखने को मिलेगा वो इस प्रकार होगा। हमारा पहला टॉपिक रहेगा कला और संस्कृति से, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे और जान रहे होंगे वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकारों के बारे में, जिससे SSC आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस वाद्य यंत्र को कौन से कलाकार इस्तेमाल करते हैं, या फिर कलाकार का नाम देकर आपसे वाद्य यंत्र कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये आपसे पूछ लेता है। या फिर ये भी कई बार देखा है कि पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो हाथ मार कर बजाया जाता है या फिर फूंक मार के बजाया जाता है। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। और जो हम दूसरा क्लास लाएंगे वो होगी हमारी शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तकों के बारे में। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, या फिर किसी कलाकार का नाम दे देगा और उनके द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ लेगा। ये हम दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी तीसरी क्लास आएगी प्रमुख त्यौहार एवं उत्सवों के बारे में आएगी। जैसे आपसे पूछ लेता है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि बताइए किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हम कवर कर रहे होंगे हमारी तीसरी क्लास में। चौथी क्लास हमारी फोक डांस के बारे में, नृत्य के बारे में रहेगी। ये शास्त्रीय नृत्य से अलग होंगे। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 होते हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। और जो आप हमारी चौथी क्लास होगी वो नृत्य के बारे में होगी। और नृत्य भी हम बिल्कुल खास लेंगे, ज़्यादा नृत्य नहीं करेंगे हम। इसके बाद हम आगे जानेंगे हमारी 5वीं क्लास में चित्रकला एवं विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में। किस राज्य में कौन सी कला प्रमुख है, इस बारे में हम हमारी 5वीं क्लास में जानेंगे। और जो हमारी छठी क्लास रहेगी उसमें हम भारतीय परिधानों के बारे में जानेंगे कि किस राज्य में किस विशेष प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। विशेष प्रकार की जनजातियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कलाकृतियों के बारे में भी हम इसी क्लास में जान रहे होंगे। और जो हमारी 7वीं क्लास रहेगी ये काफ़ी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। जैसे मार्शल आर्ट और युद्ध कला की हमारी रहेगी कि कौन सा मार्शल आर्ट किस राज्य का फेमस है, जैसे कल्लीपट्टम कहाँ का है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट बनते हैं। तो इसको हम कवर कर रहे होंगे हमारी 7वीं क्लास में। हमारी 8वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। हालांकि इससे पूर्व मैं एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि कौन सा दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। वो एक नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए थी। और अब जो मैं लाऊंगा वो केवल SSC को टारगेट करते हुए 2020 से 2023 तक पूछे गए सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लाने की मैं कोशिश करूँ। हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो पुरस्कारों को लेकर रहेगी। हमारी जो नवा टॉपिक है वो पुरस्कारों को रखेंगे हम, जिसमें खिलाड़ियों को मिलने वाले पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार, किसी भी सैनिक को मिलने वाले वीरता सम्मान, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार, भारत रत्न, मैन बुकर पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, इस तरीके के हम पुरस्कारों के बारे में हमारी नवी क्लास में हम कवर कर रहे होंगे। और जो हमारा 10वां टॉपिक रहेगा वो देशी विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम UNO, WHO, नाटो को कवर कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही IMP टॉपिक है हमारा और इससे रिपीट होने वाले क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद
हमारा जो 11वां टॉपिक रहेगा लेखक एवं पुस्तकों से रहेगा। हालांकि पिछले 5 सालों से जो एसएससी है आपसे पुरानी पुस्तकों के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ जो 2020 से लेकर 2023 तक जो खिलाड़ियों के द्वारा आत्मकथाएं लिखी गई हैं या फिर किसी बहुत विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखी जाने वाली जीवनी आत्मकथा या फिर उसके जीवन एक्सपीरियंस के बारे में जो किताबें होती हैं उनको हम कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ कुछ पुरानी किताबों को भी लेकर चलेंगे हम। और जो हमारी आखिरी क्लास रहेगी वो भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में रहेगी, जैसे कि कौन से मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, इसके बारे में हम हमारी आखिरी क्लास में करेंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन हमारा रह जाता है तो हम विविध में उसको कवर करके चलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादकों के बारे में। वाद्य यंत्र से जैसे कि आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, उनके हाथ में बांसुरी रहती थी, वो बांसुरी वादक थे एक। भगवान माँ सरस्वती को देखा होगा, वीणा अपने हाथ में रखती हैं, वो वीणा वादनी है, वीणा उनका वाद्य यंत्र है। उसी तरीके से तबला पहला हमारा यंत्र होगा तबला। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे तबला देखने में कैसा होता है, आप समझ लीजिए एक बार इसको। जो कि थाप देकर बजाया जाता है। एसएससी पूछ लेता है कि कौन से यंत्र ऐसे हैं जो वायु के द्वारा फूंक मारकर और थाप मारकर बजाए जाते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देता है, कई बार पूछा हुआ है। तबला पे आते हैं। जो तबला वादन में सबसे बड़े नाम है अल्लाह रखा खान, और उन्हीं के पुत्र पिता पुत्र की जोड़ी है ये जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाया है एसएससी में कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री एवं पद्म भूषण पाने वाले तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन हो जाएगा। और उसी के बाद हैं किशन महाराज, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, आईएमपी नोट कर रहे होंगे आप इनको। और एसएससी का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है गुदई महाराज किस तबला वादक का उपनाम है, तो समता प्रसाद हैं जिनका उपनाम गुदई महाराज। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खां, फैयाज खां, स्वप्ना चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी आप साथ साथ पढ़ते पढ़ते अपना नोट्स भी बनाते रहें, और नोट्स बनाते समय हो सके तो अलग अलग रंगों के पेन्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपके नोट्स देखने में काफ़ी अच्छे लगें और आप उनको बार बार पढ़ें, जिससे आपका स्टैटिक जीके बार बार पढ़ने से ही आपको याद होगा। और ट्रिक किसी और की ट्रिक का सहारा ना लें, आप अपनी ट्रिक बनाएं। अगर आपके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आप इन नाम को याद नहीं रख पाते हैं, तो आप अपनी खुद की ट्रिक बनाएं, किसी और की ट्रिक पे ना जाएं। किसी और की ट्रिक को आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं, जैसे बल, आप तबला देख रहे हैं आप, तो तबला में अपन को देखने को बल मिल रहा है, ठीक है। तबला बजाने के लिए बल लगता है, ठीक है। तो अल्लाह में बल है, हुसैन में बल है, किशन महाराज में है। अब जिसके पास अल्लाह, किशन और हुस्न है उसको आनंद तो आएगा ही, तो पंडित आनंद गोपाल हो जाएंगे आपके। आनंद है तो सुख आएगा ही, सुखविंदर हो जाएगा। और अनोखे सपने देखेंगे, स्वप्ना चौधरी हो जाएगा, अनोखे लाल मिश्र हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी खुद की ट्रिक बनाएं जो लंबे समय तक आप याद रख पाएँ। ट्रिक से क्या होगा, आप 2-4 बार आजमाएंगे तो उसके बाद ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा तबला, पहला जो हमारा यंत्र है। दूसरी हेडिंग डाल रहे होंगे सितार वादक के लिए, जिसमें पहला नाम हमारा है पंडित रविशंकर। ये बहुत बड़े सितार वादक हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। इनसे एसएससी ने डायरेक्ट पूछा हुआ है माई लाइफ माई म्यूज़िक किस सितार वादक की आत्मकथा है, तो पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूज़िक है। और इनको 1999 में भारत रत्न मिल चुका है, साथ ही साथ पद्म विभूषण से भी ये नवाजे गए हैं। पहले व्यक्ति हुए जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है म्यूज़िक के क्षेत्र में। आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा जिसमें वो कहता है कि मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊँगा। तो ये ग्रैमी सबसे बड़ा अवार्ड है म्यूज़िक के फील्ड में, तो इनको मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर जी को। उसके बाद जो आपका अगला नाम है उमर शंकर मिश्र, उसके बाद बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, लियाकत खां, वंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। अगर आपको याद करना है तो एक अपनी खुद की ट्रिक बनाइए जिससे आप 2 या 4 बार कम से कम याद रख पाएँ। फिर उसके बाद आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में 2 या 4 बार वो चीज़ रिपीट हो चुकी है, तो आप अपने आप से याद कर लेंगे। जैसे सितार है, चांद सितारे किसके सर पे हैं, तो भगवान शिव के सर पे हैं। शिव को शंकर बोलते हैं, रविशंकर हो गया, उमा शंकर हो गया। उसी तरीके से
जो बुद्ध हैं वो भी अवतार हैं इन्हीं के। और जो बुद्ध हैं और उन पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो आप देखेंगे बंदे हसन, सब कुछ जिसने सब कुछ छोड़ दिया उस पे बंदे हंसे। विलायत और परवेज, परवेज यानी वेज हो, वेज कर लेंगे यहाँ से। परवेज का जो वेज है, शायद परवेज में जो वेज है तो भगवान वेजिटेरियन होते हैं। उसी तरीके से राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा आपने, वो भी कवायद करते थे वेजिटेरियन रहने के लिए। तो आप राजीव ऐसे याद कर लेंगे। तो आप अपनी ट्रिक खुद बनाएं जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाएँ। स्टैटिक जीके आपका इसी तरीके से तैयार होगा, और जो मुझे बीच बीच में समझ में आएगा मैं आपको समझाता रहूँगा ट्रिक के माध्यम से। अब तीसरा टॉपिक डालेंगे बांसुरी। बांसुरी, अब मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, आप बताइएगा कि बांसुरी किस तरीके का क्वेश्चन है। ताल देकर बजाया जाता है, थाप देकर, या वायु प्रवाह से बजाया जाता है। तो एसएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेती है आपसे, इसलिए अपन तस्वीर लेके चल रहे हैं अपने क्लास में, जिससे आप समझ पाएँ कि कौन सा यंत्र किस तरीके से बजाया जाता है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अब इसी क्रम में हरिप्रसाद जो चौरसिया जी हैं, ये भारत का बहुत बड़े बांसुरी वादक, बहुत बड़ा नाम है इनका। उसी क्रम में पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी वादन में आएंगे। नाम याद करने के लिए आप कोई भी रूट शब्द ले लें। जैसे बांसुरी है, बांसुरी का प्रतीक कौन है? बांसुरी के प्रतीक सीधे सीधे हम प्रेम के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो प्रेम करने वाला रसिया ही होगा। तो हरिप्रसाद चौरसिया आप ले लेंगे रूट वर्ड। अब देखिए, पहले व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से पहले प्रेम तो अब पन्नों पे ही होता था, लव लेटर लोग पन्नों पे ही लिखते थे, तो वहाँ से हो जाएगा। और जो कुंजमणि है, तो आप देखेंगे कि कुंजमणि भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है, कुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण से आपका हो गया बांसुरी। उसी तरीके से भगवान विष्णु जो हैं हमेशा प्रसन्न रहते थे, उनके चेहरे पे आपको मुस्कुराहट दिखेगी। और सबसे बड़ा जिनका कुल था वो भगवान श्री कृष्ण थे, जिनका बहुत बड़ा परिवार था, तो कुलकर्णी हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। आप अपनी ट्रिक खुद बनाएं जिससे आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो। ये ट्रिक एक दो बार काम करेगी, फिर तीसरी बार से आपका दिमाग में ही आपको आने लगेगा कि हाँ ये यहाँ का नाम है, ये वहाँ का नाम है, तो आप रिलेट कर पाएंगे। इसलिए रिलेट करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करें, बट डिपेंड ना रहें ट्रिक्स पर। चौथा यंत्र देख रहे होंगे शहनाई। चार्ट में आप इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। ये एक वायु प्रवाह के द्वारा बजाए जाने वाला यंत्र है, और इस यंत्र में वादन में जो सबसे बड़ा शीर्ष नाम आता है बिस्मिल्लाह खान का आता है। आप देख रहे होंगे कि इनको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, यानी भारत में दिए जाने वाले जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको मिल चुका है। एसएससी ने आपसे पूछा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से किसने शहनाई बजाई। अब एसएससी तो एसएससी है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने बजाई। उसके बाद है अली अहमद, हुसैन खां, दया शंकर, जगन्नाथ और बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर को आप आईएमपी लगा रहे होंगे, क्योंकि इसी साल एमटीएस और सीएचएसएल में पूछा गया उस इकलौती महिला का नाम बताइए जो शहनाई वादन का कार्य करती हैं। तो बागेश्वरी कमर होगा आपका। आप इसको आईएमपी कर रहे होंगे, और बिस्मिल्लाह खान को भी आप आईएमपी कर रहे होंगे। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं वीणा। चार्ट में आप इसकी तस्वीर देख पा रहे होंगे कि वीणा देखने में कैसा होता है। इसमें तार बंधे होते हैं जिनको उंगलियों की मदद से सुर छेड़े जाते हैं, जिससे आवाज़ मधुर ध्वनि निकलती है। आपने माँ सरस्वती के पास भी देखा होगा, इसी यंत्र को लिए हुए वो आसन पे विराजमान रहती हैं, और उनको वीणा पानी कहा जाता है। पानी का अर्थ अर्थात होता है धारण करने वाला। जैसे चक्रपाणी भगवान विष्णु को बोला जाता है जो सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए हैं। शूल पानी हो जाता है, जैसे भगवान शिव त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। इसी तरीके से एसएससी ने पूछा हुआ है कि कौन सा शासक है जो वीणा बजाता था। तो एक गुप्त डायनेस्टी से हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल रहा 335 से लेकर 380 तक। और मुगल काल में भी औरंगजेब माहिर था वीणा बजाने के लिए, उसके बारे में भी आप जानकारी बीच बीच में समझते रहेंगे। और अब आते हैं हमारे चार्ट पर जो कलाकार हैं अभी वर्तमान में, और जिनको मैंने हाईलाइट करके लिखा है, जिनकी तस्वीर लगाई, आप इनको आईएमपी मार्क कर रहे होंगे। जैसे एस बालचंद्रन, कृष्ण भागावतार,
बी दोहरो स्वामी, वगरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र, बीनय धनमल। तो आप इनको आईएमपी कर रहे होंगे और अपनी खुद की ट्रिक आजमा के देखिएगा। और आप क्या कीजिए, एक स्कैन टेक्निक, यानी कि एक बार देखा आपने और इमेजिन करने की कोशिश किया कीजिए। इससे क्या रहेगा, आपको स्टैटिक जीके में आप औरों से आगे निकल जाएंगे। और रात को अगर जब आप सो रहे हों तो लगभग आधे घंटा पहले, सोने से पहले आप इमेजिन किया कीजिए कि आज हमने दिन में क्या पढ़ा। इससे क्या रहेगा, आपका सोचने की कैपेसिटी पहले से बेहतर होगी और स्टैटिक जीके में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होगी। अगला वाद्य यंत्र देखेंगे सरोद। आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, कुछ कुछ गिटार के जैसे मिलता है और बजाने में बिल्कुल सेम ही होता है। और जो इसके वादक हैं उनके बारे में बात करते हैं। अमजद अली खान और उनके दो पुत्र अमान अली खान और अयान अली खान। ऐसे कौन है जिसके दो पिता पुत्र सरोद बजाते हैं? तो अमजद अली खान होगा, अमान अली खान और अयान अली खान। जरीन दारूबाला आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में। याद करने के लिए आप अपनी ट्रिक लगाएं। मुझे तो ऐसा समझ में आता है जैसे सरोद, रोद, सरोद, रोद से रोदन याद आया, रोदन यानी रोना। अब कोई कब रोएगा? दारू पीकर। अब दारू क्यों पी ली? कुछ गम होगा, उसे लगा ली होगा दो चार ज़्यादा, तो दारू वाला, जरीन दारू वाला हो जाएगा। और मुकेश शर्मा एक सिंगर हुए थे, कोई रोया दारू पीकर तो इन्होंने गाना लिख दिया। हाफिज़ खान, अली अकबर। मैं ये नहीं कहता आप मेरा ट्रिक कॉपी कीजिए, आप अपनी ट्रिक बनाइए। आपकी ट्रिक रहेगी, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मुकेश शर्मा, हाफिज़ खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी। इसको आप आईएमपी कर रहे होंगे, इनको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि दारू के नशे में तो विश्वजीत ने निकलता है हर कोई, मैं हूँ तो कोई और है ही नहीं। बुद्धदेव दास गुप्ता और राजीव तारानाथ आईएमपी कर रहे होंगे आप। राजीव तारानाथ जो आए हुए हैं कभी एसएससी में या पूछे गए हैं, मैं उनको आईएमपी आपको बताता चल रहा हूँ, साथ साथ आप करते चलेंगे। इसके बाद हम हमारा सातवां देख रहे होंगे। सातवां मृदंग, ढोलक के जैसा ही होता है ये मृदंग। तो इसको काफ़ी दोनों हाथों से दम से बजाना पड़ता है मृदंग। आप शब्द से ही समझ में आ रहा है कि दमदार। देखिए, टी गोपाल कृष्णन, पालाधार रघु और ठाकुर भीष्म सिंह। आप किसी भी तरीके से एक रूट वर्ड लें और उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे मृदंग, मृदंग को जैसे दंग रह जाना। क्यों दंग रह जाना? गोपाल कृष्ण की लीला को देखकर दंग रह जाना। कृष्ण ने एक छिंगली से पर्वत उठा लिया, दंग रह गए। ठीक है। पालधर, पालधर कर लेंगे। भीष्म, भीष्म भी बहुत शक्तिशाली थे, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणियप्पा और रजना स्वामीनाथन आप देख रहे होंगे मृदंग में। और जो आईएमपी हैं वो उनकी मैंने फ़ोटो लगा के रखी है और उनके नाम भी लिखे हैं, तो आप शुरुआत के 3 तो कर ही लें। ठीक, गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह। ठाकुर भीष्म सिंह हो जाएगा इसमें। 8वां हमारा वाद्य यंत्र हम देख रहे होंगे वायलिन। वायलिन की आप चार्ट में तस्वीर देख पा रहे होंगे, कुछ कुछ गिटार के जैसा होता है, लेकिन बजाया ये एक रॉड की मदद से जाता है, जो इसके पास में रॉड की मदद से। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। टी.एन. कृष्णन, एल. सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन. राजन, संगीता राजन, कुनकौड़ी वैद्यनाथ, मोहनन चंद्रशेखर और लालगुडी जी। लालगुडी जी को आप इम्पोर्टेंट कर रहे होंगे। और जो भी आपको बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं, जैसे विष्णु गोविंद जोग, तो वीजी जोग कर सकते हैं आप, छोटा करके अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आप मेंटेन करके चलें, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं संतूर। संतूर आप देख पा रहे होंगे तस्वीर, चार्ट में आप संतूर की तस्वीर देख पा रहे होंगे। और जो इसके कलाकार हैं, आपने इनको देखा होगा, इनकी ऐड आती थी, एक चाय पत्ती की ऐड, आप देख पाएंगे। शिव कुमार शर्मा जी। और उसके बाद है भजन सुपोरी। अब याद करने के लिए, जैसे संतूर, संतूर का एक रूट वर्ड ले लेंगे संत। भगवान शिव कैसे संत की तरह रहा करते थे
और संत क्या करते हैं, भजन करते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं संतूर वादकों के लिए। मैंने केवल 2 ही रखे हैं संतूर वादक जो मुझे लगे कि आ सकते हैं इस संभावना से। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं हमारा रुद्र वीणा। आप देख पा रहे होंगे वीणा का थोड़ा बड़ा है वीणा से, और नाम भी देख रहे होंगे रुद्र वीणा। रुद्र यानी कि गुस्सा। अब बड़ा है तो आसान नहीं है सीखना, इसको काफ़ी कठिन है। कठिन तो ढोलक बजाना भी है वैसे, लेकिन गांव की महिलाएं तो बर्थडे पे ही, किसी के जन्मदिन पे ही बजा देती हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता अब सुर दे रही हैं, ताल सही से दे रही हैं नहीं दे रही हैं। तो रुद्र वीणा है, असाध्य है, बजाना आसान नहीं है, बहुत कठिन यंत्र माना जाता है। अब देखिए आपका जो वादक हैं वो हैं उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। आप सादिक और असद याद रखिएगा, अली खां तो बहुत सारे में हैं। सादिक मतलब साध नहीं सकते आप इसको, सीख नहीं, कठिन है तो सीखना कठिन है, तो सादिक है, साध नहीं सकते इसे। असद, असद यानी वही सादिक और असद, साध नहीं सकते, एक वो रूट वर्ड हो जाएगा और एक सादिक हो जाएगा इसका रूट वर्ड। और अपने हिसाब से देखें, 2 नाम है, याद कर लीजिएगा। और आज की क्लास में केवल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी अगली क्लास से पहले आज की क्लास का जो भी आज हमने पढ़ा, जो सीखा, वो आप याद कर लेंगे, और आने वाली अगली क्लास में आप पिछला याद करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।